गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह है असहयोग आंदोलन 1920। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, इसके कारण, परिणाम, उपलब्धियों तथा इस आंदोलन की क्या प्रगति रही, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल के वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, इसकी प्रगति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार चोरी चारा कांड, हत्याकांड के कारण इस आंदोलन को स्थगित किया गया, इस आंदोलन की उपलब्धियां, महत्व क्या रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि 1919 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी जी के हृदय को प्रबल आघात पहुंचा और इन्होंने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया था। इसके जो मुख्य कारण थे, रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों की दमनकारी नीति, भारतीयों में असंतोष की भावना, हंटर कमेटी की रिपोर्ट से निराशा, खिलाफत आंदोलन आदि असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारक थे। रोलैक्ट एक्ट, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए शक के बिना पर जेल में डाला जा सकता था, तो ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट कानून पास किया था, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डाला जा सकता था। इस एक्ट के कारण भारतवासियों में तीव्र आक्रोश की भावना जागृत हुई थी। यह कानून भारतीयों की स्वतंत्रता पर आघात था, अतः इसे काला कानून की संज्ञा प्रदान की गई थी। गांधी जी ने भी इस रोलैक्ट एक्ट का घोर विरोध किया था और इसके विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी के आह्वान पर ही 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल रखी गई थी। विशाल जुलूस निकाला गया था, परंतु अंग्रेज सिपाहियों ने जुलूस में भाग लेने वाले पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कि 5 व्यक्ति मारे गए थे, अनेक घायल हुए थे। गांधी जी के पंजाब और दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। अतः रोलैक्ट एक्ट से महात्मा गांधी जी के हृदय को प्रबल आघात पहुंचा और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाने का निश्चय कर लिया था। इसी प्रकार दूसरा कारण था इसका, वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर की घटना मानी गई है। गांधी जी के आह्वान पर ही रोलैक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब में उग्र प्रदर्शन हुए। हिंदू, मुसलमान, सिखों आदि ने एक होकर प्रदर्शन किया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति के विरोध में एक सार्वजनिक सभा रखी गई थी। सभा शांतिपूर्ण थी, जिसमें अनेक स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों ने भाग लिया था।
अचानक जनरल डायर 200 भारतीय 50 अंग्रेज सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचते हैं। बिना चेतावनी दिए वहां अंधाधुंध गोलियां चलवाई जाती हैं। इस गोलीकांड में 400 लोग मारे गए थे, 2000 लोग घायल हुए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1079 व्यक्ति इस गोलीकांड में मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरे देश में घोर निंदा की गई थी। इस हत्याकांड का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपनी सर की उपाधि तक त्याग दी थी। गांधी जी को भी इस हत्याकांड से प्रबल आघात पहुंचा था और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ने का निश्चय कर लिया था, जो इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया था। यह आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है अंग्रेजों की दमनकारी नीति। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। पंजाब के राष्ट्रवादियों का कठोरतापूर्वक दमन किया गया। अमृतसर के लोगों पर भारी अत्याचार किए गए। खुलेआम इन पर कोड़े बरसाए गए। कुछ स्थानों पर लोगों को पेट के बल चलने के लिए मजबूर किया गया। निर्दोष किसानों पर गोलियां चलवाई गई। जनता को परेशान करने के लिए पानी और बिजली के कनेक्शन तक काट दिए गए थे। अतः अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा था। तो इस प्रकार भारतीय जनता में असंतोष जो इस आंदोलन का कारण माना जाता है। प्रथम महायुद्ध के बाद जनता को अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने के कारण जनता काफ़ी दुखी थी। युद्ध बंद होने के कारण सेना की छंटनी कर दी गई थी, जिससे सैनिक बेरोजगार हो गए थे। अनेक कारखानों के बंद होने से मजदूर भी बेकार हो गए थे। किसानों की दशा काफ़ी खराब थी। वे गरीबी और करों के बोझ से पहले ही दुखी थे। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी, महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। प्रथम महायुद्ध में भारतीयों ने वीरता और युद्ध कौशल का परिचय दिया था, जिससे उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई थी और वे एक होकर अब आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इसी प्रकार हंटर कमेटी की रिपोर्ट से निराशा असहयोग आंदोलन का कारण मानी जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की देश विदेश में घोर निंदा हुई। अंत में भारी दबाव पड़ने पर अंग्रेजी सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की थी। इसके 3 सदस्य अंग्रेज थे और 2 भारतीय थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं थी। उसने अंग्रेज अधिकारियों का ही पक्ष लिया और जनरल डायर के अमानवीय कार्यों पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया। उसने इस घटनाक्रम के लिए सत्याग्रहियों को दोषी ठहराया। जनरल डायर ने तो केवल अनुचित साधनों का ही प्रयोग किया है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट से भारतीयों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता से विश्वास उठ गया था। इससे गांधी जी के हृदय को प्रबल आघात पहुंचा और इन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध करने के उद्देश्य से अंग्रेजों के प्रति असहयोग आंदोलन छेड़ने का निश्चय कर लिया था। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन जो असहयोग आंदोलन का एक मुख्य कारण भी माना जाता है। तो भारत के मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि वे टर्की के प्रति प्रतिशोध की नीति नहीं अपनाएंगे, न ही टर्की साम्राज्य को छिन भिन किया जाएगा। परंतु प्रथम महायुद्ध में विजयी होने के पश्चात
अंग्रेजों ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया और टर्की के अनेक प्रदेश छीन लिए। सुल्तान की उपाधि समाप्त कर दी गई। परिणाम स्वरूप टर्की के मुसलमानों में तीव्र आक्रोश फैला। इससे टर्की के सुल्तान की प्रतिष्ठा को भी प्रबल आघात पहुंचा था। अतः सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के उद्देश्य से इन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। टर्की के मुसलमानों ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बनाए रखने के उद्देश्य से ही खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। अब गांधी जी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन ने तय किया था कि यदि इनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सरकार को सहयोग देना बंद कर देंगे। अतः खिलाफत के प्रश्न पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निश्चय कर लिया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी एक प्रस्ताव पास किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार असहयोग आंदोलन के लिए ये कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे थे। आइए अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम सबसे पहले सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का विस्तार। सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का बहिष्कार। अवैतनिक पदों का बहिष्कार। नंबर 2, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी को प्रोत्साहन। इसी प्रकार तीसरा, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। सरकारी अदालतों का बहिष्कार। सरकारी अदालतों का बहिष्कार। इसी प्रकार सरकार की नई धारा सभाओं का बहिष्कार। सरकार की नई धारा है सभाओं का बहिष्कार। सरकार की नई धाराओं व सभाओं का बहिष्कार। इसके अलावा स्थानीय संस्थाओं, जिला बोर्डों
स्थानीय सभाओं, जिला बोर्डों और न्यायपालिका के मनोनीत सदस्य अपने पद से त्याग पत्र दें। अपने पद से त्याग पत्र दें। अपने पद से त्याग पत्र दें। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, छुआछूत का उन्मूलन किया गया, स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया तथा बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने पर बल दिया गया था। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया। इसके पश्चात है आंदोलन की प्रगति। आंदोलन की प्रगति शीघ्र ही असहयोग आंदोलन सारे देश में शुरू हो गया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया। अनेक शिक्षकों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। हजारों वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी और इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। परिणाम स्वरूप अनेक स्थानों पर किसान आंदोलन शुरू किए गए। 1921 के अंत तक लगभग 60,000 व्यक्तियों को जेलों में बंद कर दिया गया। गांधी जी को इससे प्रबल आघात पहुंचा और इन्होंने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दमनकारी नीति बंद नहीं की तो वे शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार इस आंदोलन की प्रगति शुरू हुई। अब है चोरी चारा हत्याकांड। चोरी चारा हत्याकांड 5 फरवरी 1922। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चारा नामक गांव में कांग्रेस की ओर से एक जुलूस निकाला गया था। जब पुलिस ने सत्याग्रहियों को तितर बितर करने के लिए वहां गोलियां चलवा दी तो इस पर जुलूस ने हिंसक रूप धारण कर लिया और सत्याग्रहियों ने एक थाने में आग लगा दी थी। परिणाम स्वरूप एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को इतिहास में चोरी चारा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को चोरी चारा हत्याकांड से हृदय को प्रबल आघात पहुंचा और 24 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, जिससे भारतीयों में निराशा की भावना छा जाती है। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने गांधी जी के इस फैसले की कटु आलोचना भी की थी। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तक कहा था कि उस समय जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था। तो इस प्रकार चोरी चारा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 की घटना से गांधी जी के हृदय को प्रबल आघात पहुंचता है और वह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्थगित कर देते हैं। तो इस प्रकार 10 मार्च 1922 को सरकार ने गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में
गिरफ्तार कर लिया। इन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई, परंतु बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को गांधी जी जेल से रिहा कर दिए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन का क्या महत्व रहा, क्या उपलब्धियां थी। असहयोग आंदोलन का महत्व, उपलब्धियां इस प्रकार से रही। नंबर 1 है जन आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया। असहयोग आंदोलन ने ही राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया था। यह पहला जन आंदोलन था जिसमें जनता को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया गया। जो राष्ट्रीय आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, वह अब जन आंदोलन बन चुका था। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि जनप्रिय भी बना दिया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता का प्रसार। नंबर 2 राष्ट्रीयता का प्रसार। असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया था। गांधी जी की अपील पर देश के भिन्न भिन्न भागों में लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे संगठित हुए और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अब वे प्रयत्न करने लगे। नेक्स्ट है साहस, विवेकता, त्याग, बलिदान की भावना का संचार। तो असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोगों में साहस, निर्भीकता, बलिदान, त्याग आदि भावनाओं का संचार हुआ। अब वे जान चुके थे कि जब तक ब्रिटिश सरकार भारत में रहेगी तब तक देश का विकास संभव नहीं है। अतः वे अब अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति चाहते थे। नेक्स्ट है स्वावलंबन की मांग का प्रबल होना। नेक्स्ट है स्वराज्य की मांग का प्रबल होना। असहयोग आंदोलन के कारण ही देशवासियों में राजनीतिक अधिकारों के लिए जागृति उत्पन्न हुई। स्वराज्य की मांग अब प्रबल हुई। अब स्वराज्य का संदेश घर घर पहुंचने लगा था और बच्चे बच्चे के मुंह से स्वराज्य शब्द अब सुनाई देने लगा था। तो इस प्रकार इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्वराज्य की मांग प्रबल हो गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस की नीति में परिवर्तन। तो पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक साधनों पर बल देती थी, परंतु अब राजनीतिक अधिकारों और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बहिष्कार, जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि का सहारा लेने का इन्होंने निश्चय कर लिया। नेक्स्ट है भविष्य में जन आंदोलन की नींव रखना। असहयोग आंदोलन ने भविष्य में जन आंदोलन की नींव रखी। कांग्रेस ने जो बाद में स्वतंत्र आंदोलन चलाए थे और जिनके द्वारा देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस दिशा में यह एक भारी कदम था, स्वदेशी का प्रचार। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग पर बल दिया गया था, जिससे स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार हुआ। हजारों बेरोजगार दुल्हनों को अब रोजगार मिला था। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यक्रम को प्रोत्साहन। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन ने रचनात्मक कार्यक्रम पर भी बल दिया था। अतः स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, चरखा चलाने, खादी तैयार करने और राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापित करने जैसे रचनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया तथा छुआछूत का उन्मूलन, शराबबंदी आदि को भी प्रोत्साहन दिया गया था। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की निम्नलिखित उपलब्धियां रही थी। इसके साथ आज का टॉपिक
हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।